इसका जो बुक हम रेफर करेंगे दैट इज उलमैन आहो। उलमैन आहो स्टैंडर्ड बुक है, यही फॉलो होती है। ठीक है, अगेन जो प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था वही फिर से मैं रिपीट करूंगा कि सारी जो भी मेरे नोट्स होंगे, जो भी कंटेंट होगा, वो स्टैंडर्ड बुक जो मैंने भी नाम बताया उलमैन आहो, उसी से पूरा का पूरा रेफर किया हुआ है। एक चीज और बताना चाहेंगे, आवाज आ रही है? एक कोई मैसेज कर दो, ऑडिबल? ठीक है, ओके। तो आ, अरे ठीक है यार भाई, ठीक है, सुन लिया। अभय वर्मा वॉइस प्रॉब्लम, और किसी को वॉइस प्रॉब्लम है? इसीलिए तो मैं अपने लैपटॉप पे नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लैपटॉप और मोबाइल में फिर वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो आप लोगों के लिए बेटर क्लास के लिए मैं कॉलेज आ रहा हूँ। तो आई थिंक अभय वर्मा आप देखिए, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक जो आपका डेटा होगा, जो स्पीड होगी वो स्लो होगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था अबाउट आवर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो कंपाइलर है, आप लोगों ने फिर से इस सब्जेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो कंपाइलर का ओवरऑल जो कंटेंट है दैट इज नॉट वेरी इजी। पहली चीज मैं बता दे रहा हूँ। तो वैसे तो आप सारे सब्जेक्ट्स को सीरियसली पढ़ते ही हैं, थोड़ा जो कैजुअल अप्रोच बीच बीच में हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कि टॉपिक इजी लग रहा है तो ठीक है हम आगे कवर कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं हो पाएगी। अभी तो ये यूनिट फर्स्ट में जो बोलूंगा वो तो आपकी इजी होगी, ज्यादा लॉजिकल नहीं होगी। लेकिन सेकेंड यूनिट ऑनवर्ड्स एक एक टॉपिक को डिस्कस करने में, जब तक अभी बोर्ड पे प्रेजेंट करता था तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करने में मुझे कम से कम 3 लेक्चर्स लगते थे, तब जाके वो टॉपिक कंप्लीट होता था। तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया या ये सोचा कि आगे हम इसको अरेंज कर लेंगे, तो वो चीज़ होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। बाकी आप देख लीजिएगा जैसा आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने बुक भी बता दी, पीपीटी मैंने पोस्ट कर दी है, आप उससे देख लीजिएगा। अगेन हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ठीक है। और वो जो बुक मैं फिर से बोल रहा हूँ उलमैन आहो, ठीक है, उलमैन आहो, वही बुक आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है। तो कंपाइलर की डेफिनेशन, कंपाइलर के साथ साथ आप इंटरप्रेटर भी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि किसी एक सोर्स प्रोग्राम को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट फॉर द सेम। सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया गया कि कंपाइलर इज अ प्रोग्राम that takes source program as an input and produces output corresponding to that particular input। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन की बात आ रही है कि सोर्स प्रोग्राम को लिया, उसको टारगेट प्रोग्राम जो हम बोल रहे हैं या सोर्स लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको हम टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो बिफोर गोइंग इनटू द पीपीटी, मैं आपको अपने लेवल पे पहले बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा जो एग्जैक्ट सेंटेंसेस होंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, ये जो या नीड ऑफ कंपाइलर कहाँ से शुरू हुई। कंपाइलर की नीड अर्ली जब भी आपका ये लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, तो आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सारे के बारे में आप अवेयर होंगे। आप डिजिटल पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि स्टार्टिंग में जब भी जैसे कि लाइक फोर्टान वगैरह आपकी स्टार्ट हुई, तब कंपाइलर की नीड भी स्टार्ट हो गई। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब कंप्यूटर का इतना ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट डेली लाइफ में नहीं था, इतना ज़्यादा हमारा टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो प्रोग्राम्स का साइज जो होता था वो काफ़ी छोटा होता था। और प्रोग्राम्स के साइज छोटे होने की वजह से क्या करता था कि प्रोग्रामर डायरेक्टली उसको मशीन लेवल पे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता था, ठीक है।
जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो फोरट्रान, आपको पता है, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जिसको ह्यूमन आसानी से समझ सके, ठीक है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, फोरट्रान हो गई, सी हो गई, पास्कल हो गई। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जैसे नीड कैसे बढ़ी कि प्रोग्राम का साइज बढ़ा, टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो नीड के अकॉर्डिंग बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनने लगे। जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनने लगे तो उनका डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन मुश्किल हो गया या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। तो ये कौन है भाई लिरिकल वॉइस? प्लीज अपना नाम ठीक से रखिएगा वरना अटेंडेंस में प्रॉब्लम होगी। और किसी और को ये कोड मत पास करिएगा। वैसे आप लोग पास तो नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, लेकिन ये सारी चीजें नाम तो कम से कम ऐसा रखिए जो अटेंडेंस में मार्क हो सके, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, तो अल्टीमेटली जो कल भी मैंने बोला था ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो हार्डवेयर लेवल पे होती है। तो हार्डवेयर लेवल पे जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमारे क्या होंगे, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन कहाँ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मशीन लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब बीच में क्या आ गया कि ह्यूमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग, करंट मार्केट को देखते हुए क्या हुआ कि जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगा, जितना ज्यादा कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट आपका डेली लाइफ में ज्यादा हो गया, तो प्रोग्राम्स जो है बड़े बड़े बनने लगे, सारी सारी चीजें ऑटोमेटेड होने लगी, सारी कंप्यूटर से होने लगी। तो हर एक प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग आपके बड़े प्रोग्राम्स भी हैं और छोटे प्रोग्राम्स भी हैं। तो बड़े प्रोग्राम जैसे जैसे बनने लगे तो ये हुआ कि एटलीस्ट ह्यूमन उसको प्रोग्राम कर सके, तो हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, ठीक है, कि आप समझ सकते हैं प्रोग्राम आप सी में लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मशीन लेवल लैंग्वेज अगर लिखी हो तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इवन आपने जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी में जो लिखा हुआ है, उसको ही आप पैरेलली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इवन 2 और 3 लाइन्स, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, अब बीच में एक हमें ऐसा कोई ट्रांसलेटर चाहिए होगा, ऐसा कोई प्रोग्राम चाहिए होगा जो कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल आपका लैंग्वेज है, जिसको आप हाई लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सके, जिससे हमारा एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सके, पहली चीज। दूसरी चीज, कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन के साथ साथ आप प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम लिखने में आपसे गलती हो सकती है, तो कंपाइलर क्या करता है, उन एरर्स को भी आइडेंटिफाई करके आपको बताता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग ये कहां से टॉपिक हुआ कि नीड ऑफ द कंपाइलर, तो कंपाइलर की इस तरीके से नीड आई कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज में हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो मशीन है वो तो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज समझेगी। जब मशीन लेवल लैंग्वेज समझेगी तो कम से कम एक ऐसा कोई प्रोग्राम हो बीच में जो कि हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। साथ ही साथ अगर हमसे कोई प्रोग्राम लिखने में गलती हो रही तो उस गलती को भी एरर मैसेज के तौर पर फ्लैश करे, ठीक है। तो अभी यही चीजें मैंने जो आपको एक्सप्लेन की हैं वो पीपीटी में है। मैं पीपीटी ओपन कर रहा हूं, आप देखिएगा। एक मिनट, आपके मैसेजेस कम से कम दिखाई देते रहे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो। अ, अभी दिख रहा है आप लोगों को ना? तो देखिए यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर में कोड आपको पता है, DITS 311, ठीक है। What is compiler? तो compiler is a program which takes one language that is source program as input and to translate it into an equivalent another language that is target language या target program। तो जो मैंने अभी बोला, देखिए सब एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। आपको अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट नोट इट डाउन। इसके बाद जब हम क्वेरी रिजोल्यूशन सेशन रखेंगे
15 मिनट्स का, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम देखिए, 10 सेकेंड इनको अलाउ कर लें प्लीज भाई, थोड़ा टाइम से आया करिए। अनंत प्लीज बी ऑन टाइम, बिकॉज टेक्निकल जो है आपका फाउंडेशन हमारे पास भी है, आपका मैसेज भी देखना है, मुझे पीपीटी भी दिखानी है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। आप लोग 5 मिनट का टॉलरेंस ले लीजिए। अब ऐसा कुछ तो है नहीं कि फिजिकल मूवमेंट कहीं करना है। अब इस तरीके की दिक्कतें आएंगी तो फिर क्लास का रिदम ब्रेक होता है। पीपीटी शो नहीं हो रही है? अरे भाई थोड़ा सा देख लो भाई। चलिए ठीक है, हो रही है पीपीटी तो आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग अपने लेवल पे भी एडजस्ट कर लीजिए। यही सारी प्रॉब्लम्स आती है जो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइमली क्लास में एंटर कर जाइए, ठीक है। तो एक रिदम ब्रेक होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्लास में मजा नहीं आता, ना आपको आएगा ना हमें लगेगा, अनमैनेज सी क्लास लगेगी। तो ये जो सामने लिखा हुआ है इसको आप देख लीजिए। जो डायग्राम की बात कर रहे हैं कि देखिए सिंपल सा एक डायग्राम, ये बीच में आपका बेसिक मॉडल ऑफ कंपाइलर जो डायग्राम बना हुआ है, उसमें कंपाइलर बीच में लिखा हुआ है, इधर इनपुट दैट इज सोर्स प्रोग्राम, उधर आउटपुट दैट इज टारगेट प्रोग्राम, ठीक है। सारी चीजें वैसी लिखी हुई हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ जाना चाहिए। नीड ऑफ कंपाइलर भी देखिए लिखा हुआ, इन द अर्ली कंप्यूटर सिस्टम द प्रोग्राम्स वर रिटन in assembly language, which were directly translated into machine code by hand and fed to the computer। जो मैंने शुरुआत में आपको बोली थी कि जब भी ये हमारा कंप्यूटर या प्रोग्राम का इतना ज्यादा चलन नहीं था, तो उस दौरान क्या होता था, सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम थे जिसको प्रोग्रामर डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेता था मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वही बात लिखी हुई है। अब ये देख लीजिए भाई, कोई विकास सोनी है, इनको जरा हेल्प कर दीजिए आप में से कोई भी जो उनका फ्रेंड हो। अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में देखूंगा फिर इनका। नेक्स्ट जो स्लाइड हमारी होगी, ये देखिए प्रोग्राम साइज की इसमें बात करी गई है, ठीक है। फोर्टान पास्कल सी, जो कि जो भी मैंने अभी बताया वो सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो इस पूरी स्लाइड में आपको दिख रहा है वो एक इंटरप्रेटर दिख रहा है, उससे भी आप फेमिलियर हैं कि इंटरप्रेटर क्या है। तो सोर्स प्रोग्राम, इंटरप्रेटर देखिए लिखा हुआ है, पहले आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर, देन टारगेट प्रोग्राम। तो एक बार जैसे कि आपका सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपने सी की लैब करी होगी। तो सी की लैब करने के बाद क्या है, आपका कंपाइलेशन आप करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद। तो जब कंपाइल करते हैं तो उसी दौरान हमारा क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग जो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम है, टारगेट प्रोग्राम है, वो जनरेट हो जाता है। इसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप रन कराते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पहले आप कंपाइल करिए, ठीक है। कंपाइल करते हैं, इसके बाद रन करते हैं। तो रन करने के बाद इनपुट किया जो आपके पास प्रोग्राम है, तो टारगेट प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कंपाइलर की बात कर रहे हैं, तो कंपाइल सोर्स प्रोग्राम में हमारा क्या था, सोर्स प्रोग्राम में हमारा हाई लेवल लैंग्वेज थी, जो सिंप्लिसिटी के लिए मैं ले रहा हूँ सी का एक प्रोग्राम। कंपाइल हुआ, टारगेट प्रोग्राम आया, टारगेट प्रोग्राम हुआ तो उसमें क्या आ गया, आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया आपका डिजायर्ड सोर्स प्रोग्राम।
दूसरा, जब मशीन लेवल लैंग्वेज आपकी हो गई तो उसके बाद क्या, टारगेट प्रोग्राम। तो टारगेट प्रोग्राम में आप इनपुट डालेंगे और जो भी आपने प्रोग्राम किया हुआ है उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट दिखाएगा। ठीक है। दूसरा, जो ये आपका इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की जो बात कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर में देखिए सोर्स प्रोग्राम एंड इनपुट करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर जो सोर्स प्रोग्राम लिखा है उसको लाइन बाय लाइन आपका इंटरप्रेट कर रहा है, और उसके साथ अगर कोई इनपुट दिया गया है तो उस इनपुट को रन भी कर रहा है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराया। अगर हमारा जो है इनपुट की रिक्वायरमेंट है, आपसे इनपुट मांगेगा, इनपुट उसको एक्सेप्ट करेगा और उस इंस्ट्रक्शंस में इनपुट को अप्लाई करने के बाद जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा वो आपका डिस्प्ले होगा। तो नेक्स्ट में देखिएगा इसमें, तो इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर की बात कर रहे हैं, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फास्ट कौन है? कंपाइलर इज मच फास्टर देन इंटरप्रेटर। क्यों? उसके पीछे रीजन जो टेक्निकल है कि कंपाइलर क्या करता है कि एंटायर प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर लेता है, एक बार में ही। ठीक है। पहले यू हैव टू राइट योर प्रोग्राम, आफ्टर दैट कंपाइलर will bind or will compile entire instruction into a single program in one time. So it is very faster than interpreter. और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर विल इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन, and if required it will accept input also and will produce output of that particular instruction. ठीक है। तो क्लियरली है कि लाइन बाय लाइन आप अगर कर रहे हैं तो इट विल टेक मोर टाइम। क्यों? क्योंकि उसमें आपका लाइन बाय लाइन होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इनपुट भी आ रहा है, जो भी प्रोग्राम का नेचर है उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन होगा, तो वो स्लो कर देगा ऑटोमेटिकली। कंपाइलर में ऐसा नहीं है कि आप बीच में कुछ नहीं कर सकते, आप कंपाइल प्रेस कर रहे हैं तो कंपाइल करने के बाद क्या है आपका, एंटायर प्रोग्राम एक बार टारगेट मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। ऑन द अदर हैंड, ये अगर स्लोअर एंड फास्टर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मान लीजिए किसी के टर्म्स में हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में कंपाइलर इज मच एडवांटेजियस रादर देन इंटरप्रेटर। तो जो बेटर एरर डायग्नोस्टिक्स है वो किसमें पॉसिबल है? वो आपकी इंटरप्रेटर में पॉसिबल है। ठीक है। लाइन बाय लाइन हो रहा है, रन टाइम पर तुरंत का तुरंत वो एरर बता देगा इंटरप्रेटर। तो जो बेटर एरर डायग्नोस्टिक्स की जो फीचर होंगे वो आपके इंटरप्रेटर में होंगे, ना कि कंपाइलर। तो मतलब कंपाइलर बेटर करेक्ट आउटपुट देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटर एरर डायग्नोस्टिक्स का मतलब हो गया कि कंपाइलर हमारा गलत आउटपुट दे सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। बट अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में क्या होगा, जो इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं जो कि स्लो है, तो वो आपको लाइन बाय लाइन ही बताता चलेगा। जैसे कि आप लोग ढूंढते हो ना, सी का प्रोग्राम कंपाइल हुआ, एरर आई तो एरर में बताया लाइन नंबर दिस और वो, तो आप ढूंढ रहे हैं उसमें तो पॉइंट आउट करेंगे। इंटरप्रेटर में ऐसी कोई चीज है नहीं, तुरंत का तुरंत उसने सेम लाइन पे आपको बता दिया। ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। मेरी आपसे ये हाँ एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोलता जा रहा हूँ सुनने के साथ साथ आप पीपीटी का खैर चांस तो बाद ही में आएगा, उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ, तो देख लीजिएगा अगेन कि अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको नोट डाउन करते रहें। सेकंड, जो मैंने एंड ऑफ द क्लास कल बताया था कि आपको अगर मेरे मेथोडोलॉजी में कहीं प्रॉब्लम लगे, आपको समझने में दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आप इस ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम ग्रुप पे नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम या जो आपका प्रोसेस है या मेथोडोलॉजी है उसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर दूँगा। ठीक है। दूसरा, मेरा कल एक और आपसे रिक्वेस्ट थी कि कभी कभी होता है क्या कि मैं पूछता हूँ कि कोई डाउट है, तो 10 लोगों ने बोल दिया नो डाउट। तो मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट को डाउट है, तो वो क्या उसके दिमाग में आ जाता है कि 10 स्टूडेंट जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने तो नो डाउट लिखा हुआ है, हम अगर डाउट ये रेज करेंगे पता नहीं कैसा लगेगा, क्लास के सामने क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें भूल जाइएगा, आप उस समय नहीं कर सकते हैं, आपको फिर भी मैं आपको उसी समय पूछना चाहिए। ठीक है। अगर आप नहीं पूछ सकते हैं तो पर्सनली आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
हाँ, तो अब ये नेक्स्ट आते हैं, देखिए ट्रांसलेटर की जो बात करी जा रही, सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर के फॉर्म में आप इंटरप्रेटर भी यहाँ पर रख सकते हैं ट्रांसलेटर की जगह, और कंपाइलर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जावा भी आपने शायद पढ़ी हुई, तो देखिए जेवीएम आपने सुना होगा, तो उसी का एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, इंटरमीडिएट प्रोग्राम इनपुट, और ये आपका वर्चुअल मशीन। तो जेवीएम हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जावा सोर्स प्रोग्राम में फर्स्ट बी कंपाइल्ड इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड। तो बाइट कोड पता है ना आपको, बाइट कोड आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं, ऑप कोड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप ऑप का मतलब पी कोड बोलते हैं, और जो ये हमारा जो कोड होता है इसको पोर्टेबल कोड बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हमारा पी कोड हुआ, ठीक है। तो ये होता क्या है कि स्पेशल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जो कि डिजाइन किया जाता है फॉर इफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी एक कंपाइलर का टाइप हो गया कि इंटरमीडिएट प्रोग्राम आया, इसके बाद आपका बाइट कोड्स में कन्वर्ट हो गया। वो बाइट कोड्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, इनपुट दिया गया, और इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शंस उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये लिखा हुआ देखिए, बाइट कोड्स आर देन इंटरप्रेटेड बाय अ वर्चुअल मशीन, जो जेबीएम की मैं बात कर रहा था, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। Advantage is that bytecode compiled on one machine can be interpreted on another machine, perhaps across our network. ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए नेटवर्क में हम जुड़े हुए हैं, और किसी एक मशीन जो कि नेटवर्क में एग्जिस्टेंस है, यानी कि बाकी सारी मशीन से कम्युनिकेट कर सकती है। तो एक बार बाइट कोड जनरेट होने के बाद वो पर्टिकुलर कोड किसी भी मशीन को भेजा जा सकता है, और वो बाइट कोड उस मशीन पर भी वर्क करेगा। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ जेबीएम, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, जरा पानी पी लूं, बहुत दिन बाद बोल रहा हूँ ना, तो गला वैसा हो जाता है। जी, आप शुरू करते हैं। अब कंपाइलर पे आ जाते हैं, तो कंपाइलर की वर्किंग, तो वर्किंग की जब हम बात करेंगे, तो एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल लिखा हुआ है सामने आपका, कंपाइलर में एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल। तो दे आर बेसिकली 6 phases of compiler, या 6 steps of compiler in which a compiler compiles a source program into machine program, या machine source language into machine language, ठीक है। तो there are total 6 phases or 6 steps in which a compiler produces corresponding machine code of a program। तो एनालिसिस और सिंथेसिस मॉडल का क्या रोल है, तो एनालिसिस एंड सिंथेसिस का मतलब कि एनालिसिस का मतलब हो गया एग्जामिनेशन। सोर्स प्रोग्राम मिला, अब उन सोर्स प्रोग्राम्स को हम एग्जामाइन करेंगे, तो एग्जामिनेशन में आपके 3 फेजेस आते हैं। उन तीनों फेजेस के नाम है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। जो सिंथेसिस पार्ट है, तो सिंथेसिस पार्ट में बचे हुए 3 फेज आएंगे, जिसमें आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, टारगेट कोड। अब जो पहली बात हम करेंगे कि कंपाइलर कैन बी डन इनटू 2 पार्ट्स, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो एनालिसिस का मतलब हमने बता दिया कि एग्जामिनेशन, सोर्स प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स या पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, एनालिसिस पार्ट में, और उन पार्ट्स को फिर इसके बाद एग्जामाइन करेगा। एग्जामिनेशन के दौरान वेरियस रूल्स होंगे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए कंपाइलर विल कंक्लूड वेदर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस हैज बीन रिटन करेक्टली और नॉट, ठीक है। तो आगे शुरू कर रहे हैं फिर। अब जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट जो आपका एनालिसिस पार्ट है, तो एनालिसिस पार्ट में आपके 3 फेज हैं, लेक्सिकल एनालिसिस,
सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। बाकी जो आपका सिंथेसिस पार्ट है वो सिंथेसिस पार्ट हम बाद में पढ़ लेंगे, फिलहाल अभी इतने 3 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सोर्स प्रोग्राम यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर है। कंपाइलर में एंटायर वर्किंग को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। आफ्टर दैट टारगेट प्रोग्राम। तो एनालिसिस पार्ट पे भी फिलहाल फोकस कर रहे हैं। तो एनालिसिस में जैसे कि आपका पहला मैंने बोला कि लेक्सिकल एनालिसिस, तो लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, इन दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वी और कंपाइलर is relating to words or the vocabulary of a language as distinguished from its grammar and construction, ठीक है। अब एक चीज हम और क्लियर करना चाहेंगे कि जो कंपाइलर है, जो बात हो रही है कि एरर मैसेज भी दे देगा, टारगेट मशीन कोड भी जनरेट कर देगा, तो कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है कंपाइलर के पास कि प्रोग्राम आया और अपने मन से उसने सही या गलत या कैसे लिखा हुआ है बता दिया और जो हम चाह रहे हैं आउटपुट वो आपको दे दिया। कंपाइलर को भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगे, कंपाइलर को प्री डिफाइंड आपका स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो कि ये तय कर पाएगा कि हमारा प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्राम को सही या गलत या कहाँ पर क्या करेक्शन होना है वो बता सके। तो इसके लिए आपने कॉमन टर्म सुना है, हेडर फाइल्स, ठीक है। अगेन मैं सी के एग्जांपल पर आऊंगा। तो हेडर फाइल्स में होता क्या है, आप हैश इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग हो गई, डायरेक्टिव्स, हैश को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स होता है ये। तो ये इंक्लूड कर रहा है, क्या इंक्लूड कर रहा है, हैश फाइल। आपने stdio.h इंक्लूड कर दी। तो इंक्लूड करने का मतलब क्या है, अब आप मेन लिखते हैं तो अगर आपने stdio.h नहीं लिखा हुआ है तो मेन को वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। कौन नहीं इंटरप्रेट कर पाएगा, कंपाइलर। उसको नहीं पता कि मेन है क्या। जैसे ही उसको कोई कीवर्ड, कोई आपका एट्रीब्यूट, कोई आपने जो भी वोकेबलरी लिख रखी है या कोई भी सेंटेंस या इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, तो उसका कंपैरिजन कहाँ से करेगा। उस कंपैरिजन को करने के लिए उसको करस्पॉन्डिंग रूल्स चाहिए होंगे, और जो रूल्स होंगे, जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो फॉर्मेट्स होंगे, वो कहाँ पर होगा, वो आपका हेडर फाइल में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो सी में आपका एक सॉफ्टवेयर बना, कंपाइलर इनबिल्ट है, तो उसको क्या है कि हेडर फाइल से ही वो कंपैरिजन करेगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। आप पूरा सेंटेंस लिखते हैं, आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, फिर दूसरी लाइन आपने शुरू कर दी तो एरर दे देता है। तो कैसे दे देता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि ठीक है लाइन चेंज आपने एंटर प्रेस किया है और इसके पहले आपने सेमीकोलन तो लगाया नहीं हुआ है, या दोनों के बीच में गैप तो हो नहीं रहा है, तो कैसे हो गया आपका। आप कीवर्ड गलत लिख लेते हैं, ठीक है, आप कर्ली ब्रेस एक मिस कर देते हैं, तो उसको पता है ना कि अगर मेन की बॉडी ये ओपनिंग ब्रेसेस से शुरू हो रही है तो मेन की बॉडी क्लोजिंग ब्रेसेस से बंद भी होनी चाहिए। आप बंद वाला ब्रेस नहीं लगा रहे हैं, क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होता है, एरर दे देता है, ठीक है। तो कंपाइलर भी मैंने जैसा बोला कि उसके अंदर कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। अगर आपने कंपाइलर का बनाया हुआ है, जैसे टीसी की बात करी हुई है, और उसका कंस्ट्रक्शन ही गलत है, तो इट विल प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट। दूसरी चीज जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो भी आप लिख रहे हैं वो लिखने का तरीका क्या है, वो हेडर फाइल से मिल जाएगा। कैसे कीवर्ड लिखना है वो आप कंपाइलर हेडर फाइल से फेच करेगा। फॉर एग्जांपल शुरुआत में कई लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी जिन्होंने पहले सी नहीं पढ़ी हुई थी कि आप प्लस आप लिख दें, ठीक है, ऑपरेटर आप प्लस यूज कर रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट चाहिए सब्ट्रैक्शन का, ठीक है, तो वो प्लस ही करेगा क्योंकि आपने ऑपरेटर प्लस का लगाया हुआ, ठीक है। और उसमें कोई एरर भी नहीं बताएगा। क्यों एरर बताएगा, वो नहीं, उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस थोड़ी ना कि आप बार बार बोल रहे हैं कि हमें 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट करने का कॉन्सेप्ट दिमाग में चला रहे हैं लेकिन ऑपरेटर प्लस लग गया तो प्लस ही करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हेडर फाइल्स हैं जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स के थ्रू आपका ऐड हो रही है प्रोग्राम में, उन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ही कंपाइलर वर्क करेगा, और अगर वो गलत है तो कंपाइलर विल प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये सारी चीजें। देखिए इन synthesis part intermediate code form of the source is taken and converted into the equivalent target program। और ये जितने भी 6 phases आपके सामने हैं
वो 6 फेजेस के दौरान जो भी एनालिसिस हो रही है या सिंथेसिस हो रही है, अगर किसी भी तरह का कोई एरर आ रही है तो उस एरर को वो एनकाउंटर करके एरर मैसेज के फॉर्म में यूजर को इंटीमेट करेगा। ठीक है। एनालिसिस पार्ट द सोर्स प्रोग्राम इज रेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू कंस्टिट्यूट पीसेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पीसेस की जो बात हो रही है, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि एनालिसिस पार्ट में क्या होगा, प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी एनालिसिस करी जाएगी, और सिंथेसिस पार्ट में क्या होगा, उनको आपस में रिलेट करते हुए टारगेट प्रोग्राम जनरेट किया जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आदर्श आदर्श वर्मा भाई देखो अपने लेवल पे, क्योंकि बाकी यस सर। अभी दिखाई दे रहा हूँ। यस सर। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, चैट के थ्रू जो भी मैसेज देना चैट के थ्रू दे देना। ठीक है। तो ये जो पीपीटी आपके सामने ये ओपन है। अब सिंथेसिस पार्ट में इंटरमीडिएट फॉर्म मैंने बता दिया। अब लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें। ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब मैंने क्या बताया था कि रिलेटिंग टू अ वर्ड्स और द वोकेबलरी of a language as distinguished from its grammar and construction। तो लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब यही हो गया कि जो भी कंपाइलर ने स्टार्ट किया फ्रॉम द बिगनिंग, अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, इसमें जितना भी आपका एनालिसिस पार्ट होगा या जितनी भी प्रोसेसिंग होगी कंपाइलर की, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेक्सिकल एनालिसिस की जो बात हम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से लेके चल रहे हैं कि हमने डिफाइन करना है कुछ आपके सिंबल्स, अनडिफाइंड सिंबल दिख कर आता है ना, हमने डिफाइन किया इंट स्पेस देके ए। तो सबसे पहले जो पॉइंटर जाएगा कंपाइलर का वो किस पे जाएगा, आई पर जाएगा। कैसे फेच करेगा, आई को हेडर फाइल्स में ढूंढेगा, जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स हैं, जो भी हमने हेडर फाइल जितनी भी इंक्लूड कर रखी होंगी। ठीक है। आई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आगे बढ़ेगा, स्पेस आपने नहीं दिया हुआ है, एन को एनकाउंटर करेगा। ठीक है, आई के साथ एसोसिएट कर देगा एन को, फिर भी आई एन का कोई मतलब नहीं है, फिर टी पर जाएगा, आई एन टी का मतलब है, फिर आगे बढ़ेगा, देखेगा स्पेस है। तो वो क्या हुआ, जो वोकेबलरी की बात कर रहे हैं, जो रिलेशन की बात कर रहे हैं, वो आई एन टी को एक साथ एसोसिएट करने से हमारे पास एक कीवर्ड बन गया, या हमारा डेटा टाइप जो जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में आई एन टी, इंटीजर टाइप का एक हमारा हमने जो है सिंबल डिफाइन करने की कोशिश करी है। आगे अभी उसको नहीं मालूम कि आगे आपने क्या लिखा हुआ। ठीक है। तो आई एन टी जैसे ही आप स्पेस देंगे तो वो एनकाउंटर करेगा, एक साथ आई एन टी को एसोसिएट करके हेडर फाइल में सर्च करेगा और देखेगा कि आई एन टी इज अ कीवर्ड। ठीक है। और वो कीवर्ड कैसे उसने कंक्लूड कर दिया कि दिस इज कीवर्ड और दिस इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा टाइप, वो हेडर फाइल से उठाया उसने। ठीक है, दैट इज ओके। आगे बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इसी का रिवर्स अगर हम देखें कि आपने आई एन लिख दिया, स्पेस देके ए लिख दिया, तो क्या करेगा, एरर मैसेज देना शुरू कर देगा, क्योंकि आई एन कुछ है ही नहीं, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। आई एन और स्पेस देते ही जो आप डेलीमीटर लगा रहे हैं ब्रेक का, कि हमारा जो हमने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उसके आगे हम इन कैरेक्टर्स को एक साथ रख रहे हैं, आई एन टी को एक साथ रख रहे हैं, स्पेस देके आपने डेलीमीटर लगा दिया कि ब्रेक हो गया। तो आई एन टी का मतलब क्या हुआ, इंटीजर टाइप हो गया। आई एन का कोई मतलब ही नहीं है, दिया ही नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, तो एरर मैसेज दे देगा। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, स्पेस देने के बाद आपने ए लिख दिया। ठीक है, तो कैसे मिल रहा है, हेडर फाइल में दिख रहा है कि अगर इंटीजर टाइप का या किसी भी डेटा टाइप को आपको किसी भी वेरिएबल या सिंबल्स को आपको डिफाइन करना है, तो उसको डिफाइन करने का ये तरीका है। चाहे इंट लिख रहे हो आप, चाहे कैर लिख रहे हो, चाहे डबल लिख रहे हो। ठीक है, स्पेस दीजिएगा, इसके बाद आपने एक आपका सिंगल अगर
वेरिएबल है तो आपने ए लिखकर फिर क्या करना है, आपको सेमी कॉलन लगाना है। तो ये कहाँ से कंपाइलर को पता है, हम लोग तो पढ़ ले रहे हैं लैंग्वेज में, किताब से रेफर कर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से रेफर करेगा कंपाइलर, हेडर फाइल्स, ठीक है। तो सेमी कॉलन से हमें टर्मिनेट भी करना है, अगर कंटिन्यूएशन में रखना है तो कॉमा लगा के हमें आगे बढ़ना है। तो ये सारी सारी चीजें आपकी लिखी हुई थी। तो अब वापस आते हैं लेक्सिकल एनालिसिस में। तो इसमें कुछ सिंटैक्स एनालिसिस का भी पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें सिंटैक्स एनालिसिस का भी पार्ट कवर हो गया, ठीक है। लेक्सिकल का मतलब सिर्फ उतना था जहां तक मैंने बोला INT, कि जितने भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उन कैरेक्टर्स को एक साथ एसोसिएट करना और ये फाइंड आउट कर पाना कि इनकी कुछ मीनिंग है क्या। ये वोकेबलरी या सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम जो कि आपका सी दिया हुआ है, सी कंपाइलर दिया हुआ है, उस पर वर्क करेगा या नहीं करेगा हेडर फाइल्स के अकॉर्डिंग। भाई जावा में तो इंट नहीं चलता ना, इस तरीके से हैश इंक्लूड तो नहीं चलता ना, उसका अलग है। तो लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब ही यही होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन दिस स्टेप द सोर्स प्रोग्राम इज read एंड देन इट इज ब्रोकन इनटू स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो जो मैं वोकेबलरी या जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ एसोसिएट करने की बात कर रहा हूँ उनको आप स्ट्रिंग्स कह सकते हैं, और इन स्ट्रिंग्स को लेक्सिम्स भी बोलते हैं, आगे आप देखेंगे। सच स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड टोकन्स एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग सम मीनिंग, ठीक है। टोकन अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि टोकन्स का मतलब आगे सब टोकन ही टोकन चलेगा। तो टोकन का मतलब ये होता है कि किसी भी, जैसे इंट की हमने बात करी, इंट एनकाउंटर हुआ, उसको मैंने बोल दिया था अभी, टर्म यूज किया था लेक्सिम, अगर सुना हुआ आपने, तो उसको लेक्सिम ही बोलेंगे। टोकन किसको बोलेंगे, टोकन उसको बोलेंगे जो लेक्सिकल एनालिसिस के बैकग्राउंड में, लेक्सिकल एनालिसिस हुई, इसके बैकग्राउंड में जितने भी ये कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं या लेक्सिम्स मिल रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग कंपाइलर अपने लेवल पर एक सिंबल जनरेट कर लेगा, उसको हम टोकन बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में सोर्स प्रोग्राम रहेगा, आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस ये टोकन्स के फॉर्म में आ जाएगा, सोर्स प्रोग्राम को भूल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए सिंटैक्स एनालिसिस। तो सिंटैक्स एनालिसिस में देखिए, इन दिस स्टेप द टोकन्स आर असाइंड अरेंज्ड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट अल्टीमेटली हेल्प्स इन फाइंडिंग द सिंटैक्स ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो सिंटैक्स का मतलब क्या होगा, इट इज दीज आर द सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन अ गिवन लैंग्वेज, ठीक है। मीन्स किसी भी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको लिखने का तरीका क्या है। हिंदी की बात कर लें, ठीक है, तो हिंदी में या इंग्लिश की बात कर लें तो माई नेम इज, आप इस तरीके से धन नाम लगाते हैं, इज नेम, और ये सारी चीजें अगर आप इधर उधर उनका पोजीशन चेंज कर देंगे तो इन अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलेगी, ठीक है। तो सिंटैक्टिकली वो गलत हो जाएगा। दूसरा, अब कंपाइलर के फॉर्म में जो एग्जांपल दें, तो कंपाइलर के फॉर्म में एग्जांपल क्या है, जो मैंने आपको बोला इंट, इंट के बाद आपने स्पेस दिया, आप इंट लिख रहे हैं, ठीक है, सही लिखा हुआ, आपने स्पेस नहीं दिया तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इंट ए कर देंगे तो इंट ए कोई आपका लेक्सिम है ही नहीं, हेडर फाइल्स के डेफिनेशन है ही नहीं। इंट को अलग रखिए, स्पेस के से आपने सेपरेट किया, फिर ए लिखा, ए के बाद आप कॉमा लगाइए, फिर बी लिखिए, फिर कॉमा लगाइए, सी लिखिए, या ये सब नहीं करना तो आपने इंट ए फिर सेमी कोलन, ए भी जरूरी है। दिस इज द पार्ट ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस, ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग कैसे होनी है, ठीक। तो ये आपका सिंटैक्स एनालिसिस हो गया। अब सिमेंटिक एनालिसिस की बात करें तो ये देखिए, सिमेंटिक एनालिसिस को आप पहले क्लियरली समझ लीजिए कि सिमेंटिक एनालिसिस जो है वो कंपाइलर के लिए भी ट्रबल शूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है कि मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे माइंड में चल रहा है कि हमें दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हम प्लस ऑपरेटर यूज कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपाइलर को बताना चाहिए कि हमें तो, हम तो सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना रहे थे, ये एडिशन कैसे हो गया। तो एडिशन में अगर हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया है तो वहां पर एरर एनकाउंटर होनी चाहिए। एक बहुत ही ब्रॉड एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। दूसरा, मोर टेक्निकली, मोर स्पेसिफिकली, आप लूप यूज करिए।
आपने सब कुछ लिखा हुआ है, लूप इनफाइनाइट जा रहा है, किसकी गलती? कंपाइलर कैसे बता देगा? कंपाइलर का काम है कि जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेक्सिकल एनालिसिस कर दी, ठीक है, वोकैबुलरी चेक हो गई, सिंटैक्स एनालिसिस कर दी, पूरा सेंटेंस लिखने का तरीका चेक हो गया, इसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस में वो ट्राई करता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट हो सके। अब जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि आपने लूप लगाया, वाइल लूप लगा दिया, इनफाइनाइट लूप में एंटर कर गया, वो एग्जीक्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, तो होता क्या है, वो इनफाइनाइट करता है, आप कंट्रोल ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं तो वापस जब स्क्रीन पर जाते हैं तब भी वो एक मैसेज फ्लैश करता है जो कि आपका हाइलाइटर के फॉर्म में होता है, एक बड़ा सा बार वाइल में वो फ्लैश करने लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, जबकि आपने प्रोग्राम सही लिखा हुआ है, कहीं कोई लेक्सिकल एनालिसिस में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई सिंटैक्स एनालिसिस में प्रॉब्लम है, बट सिमेंटिक एनालिसिस में प्रॉब्लम है। तो ट्राई करता है, जैसे कि मैंने वाइल एग्जांपल का आपको बताया, तो इनफाइनाइट है सब कुछ, आपने भी सही लिखा, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो हाईलाइट कर दिया कि वाइल लूप आप चेक करिए भाई, जो इसमें आपने स्टेटमेंट्स लगा रखे हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रखे हैं वो गलत हो सकते हैं, आप चेक करिए, आप सही कर लेते हैं उसको, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल, जैसे कि डेटा टाइप की हम बात कर लें, आपने फैक्टोरियल का एक कॉमन सा प्रोग्राम बनाया, 5-6 आपने एंटर किया, इंटीजर डेटा टाइप दिया हुआ, फैक्टोरियल निकालना है, शायद 5 तक देता है आपका, 120 तक गया, उसके बाद वो आपने जैसे ही 6 इनपुट डाला तो वो इनकरेक्ट आउटपुट शो करना शुरू कर देता है, क्यों? क्योंकि वो रेंज से बाहर जा रहा है, तो कैसे वो पता चलेगा? आपने सब कुछ सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप फिर क्या करते थे, डबल कर देते हैं, ठीक है, रेंज बढ़ा दिया आपने, आउटपुट सही आने लगा। तीसरा एग्जांपल देते हैं कि आप फ्लोट यूज करते हैं, आपने इंटीजर यूज कर लिया तो डेसिमल की बाद की वैल्यू तो दिखाएगा नहीं वो, ठीक है, तो डेसिमल की बाद की वैल्यू अगर नहीं दिखाएगा तो हमारा प्रोग्राम उतना एक्यूरेट नहीं है जितना होना चाहिए, आपने फ्लोट कर दिया, डेसिमल की बाद की वैल्यू भी आने लगी, एग्जैक्ट जो आपका आउटपुट होना चाहिए, एग्जैक्ट जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द सिमेंटिक एनालिसिस, तो ये हमें ही ध्यान में रखना है। कंपाइलर अपने लेवल पे जो बताता है, जो मैंने बताया आपको वाइल का एग्जांपल कि आपने इनफाइनाइट लूप में दिया तो आपको बताएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमें प्रोग्राम के नेचर पे ही देखना है, ठीक है। आई थिंक टाइम हो गया है, इसके बाद आपको अगर जो भी डाउट है वो पूछने हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वो हम शुरू करेंगे, कल ही की तरह मैं पूछ रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। डाउट क्लियरिंग सेशन आप देख लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, जो भी लिखा हुआ है। वन 121 से 130, एनी डाउट? पीपीटी डाल दिए डलक साहब, डलक साहब पीपीटी पढ़िए, उसी को डाउनलोड कर लीजिए। 121 to 130, एनी डाउट? किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, माइक चेक करें आप सभी लोग, किसी का माइक ऑन है। 131 to 140, एनी डाउट? वन सेकेंड, अंशुमान गुप्ता जी का कोई क्वेश्चन आया है, सर विच इज मोर मेमोरी एफिशिएंट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर एंड वाई? एनीवन कैन आंसर दिस? अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कोई कंपाइलर बोल रहा है, कोई इंटरप्रेटर बोल रहा है। अब अंशुमान गुप्ता जी आपसे जो बात हो रही है, अगर मेमोरी में स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखेंगे, इसमें कई सारे पैरामीटर्स लगेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अगर कंपाइलर की बात करेंगे तो साइज ऑफ द प्रोग्राम वेरी करेगा, और उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेकर आना होगा तो एंटायर प्रोग्राम एक साथ लोड होगा, तभी प्रोग्राम काम करे, कंपाइलर अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है।
दूसरी चीज जो इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरप्रेटर में मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट इंटरप्रेटर इटसेल्फ इज अ प्रोग्राम, वो भी ऑटोमेटिक, वो भी आपका लोड होगा, वर्क करेगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका इंटरप्रेटर है, और जो प्रोग्राम इनपुट के तौर पर जा रहा है वो प्रोग्राम्स का साइज क्या है, ठीक है। अंशुमान गुप्ता जी, ओके। अगर डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, अगर मतलब ये नहीं कि मैंने एक्सप्लेन किया, आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं तो बाद में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 131 टू 140 था, आफ्टर दैट 141 टू 150, एनी डाउट? 141 टू 150, ये न्यू लिरिक्स न्यू वॉइस कौन है भाई? नाम सही कर लो भाई इसको, अटेंडेंस कैसे लगेगी? 147 147 रोल नंबर है भाई, नाम तो अपना मलिक। चलिए रिकॉर्डिंग चलिए, तो ठीक है, अपना नाम सही रखिए। हाँ सर, बाइट कोड इज जनरेटेड लाइन बाय लाइन और होल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड एट ए टाइम। देखिए लाइन कोड जो उसमें जेवीएम की जो मैंने बात करी थी, तो जेवीएम में देखिए आपका इनपुट साथ में ही लगा हुआ है। इंटरमीडिएट प्रोग्राम पहले आपका जनरेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ बाइट कोड। तो बाइट कोड मैंने क्या बताया, बाइट कोड आर द इंस्ट्रक्शंस, जिसको हमने पी कोड, पोर्टेबल कोड बोला था, ठीक है। अब वो इंस्ट्रक्शन जब जेवीएम रन करेगा तो लाइन बाय लाइन रन होगा, और लाइन बाय लाइन रन होने में जो इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी वो इनपुट देने के बाद आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इट इज द टाइप ऑफ इंटरप्रेटर टाइप काम करेगा, लेकिन उससे पहले पूरा कंपाइलेशन उसका बाइट कोड में एंटायर प्रोग्राम का हो चुका है, ठीक है पाल साहब, ओके। 151 टू 160, एनी डाउट? सब सब बोलने लगेंगे ना तो प्रॉब्लम होने लगेगी। नहीं नहीं, क्लास अच्छी चल रही, सब कोई नहीं ऑन किया हुआ, सही चल रहा है। ये रोहित कुमार जी कह रहे हैं कुछ सर, ट्रांसलेटर मतलब मैंने देखिए जब एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने बोल दिया था कि इट इज टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, चाहे आप इंटरप्रेटर की बात करें चाहे कंपाइलर की बात करें, ठीक है। वो एक टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को, ठीक है। अब आप बताएं कि किस तरह का क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, कि ट्रांसलेटर क्लियर नहीं हुआ मुझे, क्या पूछना चाह रहे हैं रोहित कुमार? क्लियर हो गया या कुछ और भी पूछना है? ओके, 161 to 170, any doubt? 161 to 170, any doubt? Rest of the class, any doubt? Okay, I think it's okay. तो कल 12 बजे मिलते हैं, ठीक है। और थैंक यू वंस अगेन, क्लास अच्छी चल रही है, इसी तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। और मैं फिर से अपनी तरफ से जो रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, चाहे आप ग्रुप पे कर लें चाहे आप पर्सनल कर लें, ठीक है। रिगार्डिंग क्लास, लैब नहीं होगी, लैब नहीं होगी अभी, ठीक है। अननेसेसरली जबरदस्ती लैब ओपन करके मैं नहीं बैठ सकता हूं, अभी वहां तक कंटेंट पहुंचने दीजिए, 2 घंटे वहां बैठकर कुछ करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं तो आप अपने आपस में भी मैसेज पास कर दीजिएगा कि रिटर्न में नहीं है कुछ, लैब अभी फिलहाल इस वीक नहीं होगी, नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक जो है मैं कवर कर लूं ताकि लैब स्टार्ट हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।